नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीति दार्शनिक के रूप में ग्रीन पर उसके जो राजनीतिक विचार हैं उनकी चर्चा होगी। ग्रीन के राजनीतिक विचारों में उसका जीवन परिचय, इसके बाद स्वतंत्रता संबंधी ग्रीन के क्या विचार थे और उस पर जिन अन्य राजनीतिक विचारकों के प्रभाव पड़े उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया जाएगा। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप हमारी कार्यप्रणाली से खुश हैं तो कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टॉमस हिल ग्रीन। टॉमस हिल ग्रीन का जीवन परिचय। ब्रिटेन के आदर्शवादी दार्शनिक टॉमस हिल ग्रीन का जन्म यॉर्कशायर के एक मध्यवर्गीय पादरी परिवार में हुआ था। यानी ये एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ था और इसका जन्म 1836 में हुआ था। लेकिन बहुत ही कम समय में ये इस दुनिया को छोड़ करके चला गया और इसकी मृत्यु मात्र 46 वर्ष की अवस्था में 1882 में हो गई थी। ग्रीन के विषय में कोकर की एक टिप्पणी है। कोकर ने कहा है, ग्रीन ऐसा दार्शनिक था जिसने अपने लेखों, ग्रंथों और व्याख्यानों द्वारा उस समाज की जिसमें वह रहता था निकटस्थ नैतिक तथा राजनीतिक समस्याओं में अगाध अभिरुचि प्रदर्शित किया। यानी कोकर के कहने का आशय ये है सरल शब्दों में कि वो जिस समाज में रहता था उस समाज की जो भी समस्याएं थीं उन सभी समस्याओं पर उसका ध्यान केंद्रित हुआ। ग्रीन के ग्रंथ कौन कौन हैं? ग्रीन का जो पहला ग्रंथ है राजनीतिक दायित्वों के सिद्धांत पर भाषण, लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। दूसरा ग्रंथ है आचार शास्त्र की भूमिका, जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के बाद 1883 में हुआ। तीसरा ग्रंथ है उदार व्यवस्थापन और अनुबंधीय स्वतंत्रता पर भाषण, लेक्चर ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फंडा फ्रीडम ऑफ कंटेक्ट। चौथा ग्रंथ है अंग्रेजी क्रांति का पर भाषण, यानी अंग्रेजी क्रांति पर भाषण। और अंतिम ग्रंथ उसका जो है वो है हुम पर प्रतिबंध। चूँकि हुम की जो अनुभववादी विचारधारा थी उसका ग्रीन खंडन इसी ग्रंथ में किया है, जिसका प्रकाशन 1874 में हुआ था। ग्रीन की जो प्रथम पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल
एप्लीकेशन, इसमें उसने राज्य, समाज तथा व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए जन स्वीकृति के सिद्धांत का समर्थन किया है। यानी जन स्वीकृति लोकतंत्र में जिस भावना का विकास होता है उस भावना का समर्थन करते हुए, अर्थात जन स्वीकृति का समर्थन करते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ग्रीन के दर्शन में जिन अन्य लोगों के विचारों से प्रभावित हुआ उनमें सबसे पहले थे यूनानी विचारक, जिनमें प्लेटो और अरस्तु की विचारधारा महत्वपूर्ण है। प्लेटो और अरस्तु की जो विचारधारा थी वह इस बात से सहमत है कि राज्य स्वाभाविक और आवश्यक संस्था है। यूनानी विचारधारा से कि इस तथ्य से वो प्रभावित था कि राज्य क्या है, स्वाभाविक, हमारे लिए जरूरी भी है और क्या है, आवश्यक भी है। स्वाभाविक और आवश्यक दोनों है। लेकिन वो जिस चीज से, यानी जिस यूनानी विचारधारा का समर्थन नहीं किया था वो ये था कि यूनान में नागरिकता कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त थी। लेकिन ग्रीन ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। वो कहता है कि राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। इसी कड़ी में वो कहता है, जैसे यूनानी विचारधारा में यह मानता थी कि राज्य स्वाभाविक और आवश्यक है और व्यक्ति का जो जीवन है समाज के जीवन का अभिन्न अंग है। यानी व्यक्ति और समाज में कोई अंतर नहीं है। जैसा समाज है उसी तरह व्यक्ति भी है। यानी व्यक्ति और समाज में कोई अंतर यूनानी साहित्य में या यूनानी दर्शन में नहीं पाया जाता। व्यक्ति को अपना निश्चित कर्तव्य पूर्ण और सामाजिक उन्नति में योग देना चाहिए। व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि समाज की उन्नति के लिए अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए। ग्रीन का मानना था कि ग्रीन इस बात को मानता था कि नागरिकता उन सब व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यानी नागरिकता वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त की जा सकती है या मिल सकती है जो एक सार्वजनिक हित की धारणा रखते हैं। उन सभी व्यक्तियों को राज्य की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का अधिकार है। वो ऐसा नहीं मानता कि जैसे यूनानी दर्शन में दासों और स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से या अन्य अधिकारों से वंचित किया गया था, ऐसा ग्रीन के विचार में नहीं है। वो सभी को नागरिकता देना चाहता है। कैसे? जो सार्वजनिक हित के विषय में सोचते हो। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का अधिकार है। यह विचार ग्रीन का यूनानी से भिन्न है। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियों और दासों को अधिकार से वंचित रखते हैं। ग्रीन का कथन है कि राज्य का सर्वोपरि कर्तव्य अपने सदस्यों के लिए ऐसे कल्याण की सिद्धि करना है जिसमें सार्वजनिक कल्याण हो।
यानी राज्य का जो कर्तव्य है, राज्य इसलिए होता है कि उसमें यानी अपने नागरिकों के सार्वजनिक कल्याण की हित की पूर्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यही राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। ग्रीन की प्रेरणा का दूसरा जो स्रोत है वो कौन है? ग्रीन की प्रेरणा का जो दूसरा स्रोत है वो है जर्मन रूसो। ग्रीन की प्रेरणा का जो दूसरा स्रोत है वो है रूसो, जिसने रूसो की यह मान्यता को स्वीकार किया है कि नैतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। यानी नैतिक स्वतंत्रता को रूसो प्राकृतिक अधिकार मानता है, लेकिन ग्रीन इसे सीमित कर देता है। प्रभावित तो है, लेकिन इसको वो सीमित कर देता है और वह नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में समन्वय और विशिष्ट स्वतंत्रता में तथा न्यायिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का भेद करता है। ग्रीन ने रूसो के यह विचार ग्रहण किया कि राज्य का संप्रभु समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। जो ग्रीन है वो रूसो के इस विचार का ग्रहण करता है कि जो संप्रभु है वो कहाँ है। संप्रभु के विषय में वो क्या स्वीकार करता है? वो ये स्वीकार करता है कि जो संप्रभु है वो समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा जिस पर ग्रीन का प्रभाव पड़ा वो है जर्मन आदर्शवाद। जर्मन आदर्शवाद में वो हीगल, फिक्टे और कांट से प्रभावित था। विशुद्ध अध्यात्म शास्त्रीय क्षेत्र में ग्रीन फिक्टे और हीगल से प्रभावित था। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में ग्रीन सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे था? ग्रीन प्रभावित था फिक्टे और हीगल से। वहीं आचार शास्त्रीय और राजनीति के क्षेत्र में वह सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित था तो वो किससे प्रभावित था? वो कांट से प्रभावित था। कांट की भांति ग्रीन का भी ये विश्वास है कि स्वेच्छा ही एकमात्र भलाई है। जिस तरह कांटे कहता था कि विश्वास है कि स्वेच्छा ही एकमात्र भलाई है। ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई न मान करके अच्छाई के रूप में स्वीकार करता है। यानी ग्रीन राज्य को बुराई के रूप में न स्वीकार करके किसके रूप में स्वीकार करता है? अच्छाई के रूप में स्वीकार करता है। और यही प्रभाव जर्मन आदर्शवादियों का ग्रीन पर पड़ा। ग्रीन के अनुसार राज्य राक्षस का जाल नहीं, ग्रीन का कथन है कि राज्य राक्षस का जाल नहीं वरन देवता द्वारा दी गई मुक्ति है। राज्य के विषय में ये कथन ग्रीन कहता है। ग्रीन ये भी मानता है कि मनुष्य का राजनैतिक जीवन दैवी विचार का प्रतिरूप है। यहाँ पर वो हीगल से प्रभावित होता है। ग्रीन हीगल की भांति राज्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। ग्रीन कहता है कि राज्य ही वास्तविक अधिकारों का स्रोत है। ग्रीन कहता है कि राज्य ही वास्तविक अधिकारों का स्रोत है। स्वतंत्रता एक सकारात्मक शक्ति है
और वास्तविक स्वतंत्रता राज्य में प्राप्त होती है। जो वास्तविक राज्य से बाहर ग्रीन यही बात कहता है, राज्य से बाहर ना तो अधिकार है और ना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता संबंधी ग्रीन के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं कांट से प्रभावित। ग्रीन स्वतंत्रता को महानतम वरदान मानता है। ग्रीन स्वतंत्रता को क्या मानता है? महानतम वरदान मानता है, जिसकी प्राप्ति ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य या ध्येय होता है। यानी व्यक्ति का जो अंतिम ध्येय होता है वो क्या होता है? स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। जहां हीगल ने स्वतंत्रता को सकारात्मक और वाह्य बताया है, जिसे राज्य में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है, वहीं ग्रीन स्वतंत्रता किसी कार्य करने की क्षमता के रूप में या शक्ति के रूप में देखता है। वहीं ग्रीन स्वतंत्रता को किसी कार्य को करने की क्षमता या शक्ति के रूप में देखता है। ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थक है? वो ऐसी स्वतंत्रता का समर्थक है जो करने योग्य कार्यों की होती है। स्वतंत्रता कैसी होती है? करने योग्य कार्यों की स्वतंत्रता होती है। और ग्रीन ने इस मंतव्य को, जो ग्रीन का ये मंतव्य है कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की होती है, इस मंतव्य की व्याख्या बार्कर ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बार्कर कहते हैं, मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित होती है। यानी मानव चेतना में स्वतंत्रता निहित होती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। मानव चेतना में क्या निहित होती है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता में क्या निहित होता है? अधिकार। और अधिकारों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? राज्य की। यानी चेतना मांग किसकी करती है? स्वतंत्रता की। और स्वतंत्रता किसकी मांग करते हैं? अधिकारों की। और अधिकार किसकी मांग करते हैं? राज्य की। इसी तरह ग्रीन स्वतंत्रता का अर्थ, जो ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है, केवल शुभ इच्छा की स्वतंत्रता है। ग्रीन के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? शुभ इच्छा की स्वतंत्रता, जो उद्देश्य प्राप्ति के प्रयत्न की स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त करता है। स्वतंत्रता के दो स्वरूपों की व्याख्या ग्रीन ने किया है। पहला है सकारात्मक या यथार्थ स्वतंत्रता। सकारात्मक या यथार्थ स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ग्रीन का मानना है, स्वतंत्रता कैसी होती है? सकारात्मक होती है। अर्थात कर सकने कार्य की स्वतंत्रता, जो कार्य करने योग्य हैं उनकी स्वतंत्रता। ग्रीन ये स्वीकार करता है कि राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग व्यक्ति की योग्यता और गुणों के विकास के लिए कर सकता है। ग्रीन ये मानता है कि राज्य अपनी शक्ति का विकास या शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के हित के लिए, यानी उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कर सकता है। अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य में कोई विरोधाभास नहीं होता।
ग्रीन ये मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के बीच कोई ऐसा विरोधाभास नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के नियंत्रण में फल फूल सकती है। ग्रीन ये मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तभी फल फूल सकती है जब वो राज्य के नियंत्रण में रहे। राज्य के कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते। राज्य के कानून स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते। राज्य का यह कर्तव्य है कि व्यक्ति के मार्ग में, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना किसका काम है? राज्य का काम है। और ये कैसा है? सकारात्मक। यानी अगर कोई कानून बनाकर व्यक्ति के विषय में राज्य कोई कानून बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। और वो ऐसा भी कर सकता है कि राज्य के मार्ग में, व्यक्ति के मार्ग में अगर स्वतंत्रता को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो वो उस स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कानून द्वारा कुछ व्यवस्थाएं स्थापित कर सकता है। दूसरी स्वतंत्रता निश्चयात्मक। निश्चयात्मक स्वतंत्रता का मतलब निश्चित कार्य करने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि सभी कार्य करने की स्वतंत्रता, कुछ निश्चित कार्य करने की स्वतंत्रता। और वो कैसे कार्य है? जो करने योग्य, ऐसे कार्य जो करने योग्य हैं। ऐसा नहीं कि जुआ खेलना, शराब पीना और गलत दिशा में गाड़ी चलाना ये सब स्वतंत्रता हो, ऐसा नहीं। जो करने योग्य है। क्यों? क्योंकि जैसी स्वतंत्रता, जिस तरह की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है वैसी ही स्वतंत्रता दूसरे को प्राप्त है। इसलिए वही कार्य करने की स्वतंत्रता ग्रीन व्यक्ति को देता है जो कार्य करने लेगा। स्वतंत्रता दूसरों के साथ मिलकर करने योग्य कामों को करने का निश्चयात्मक अधिकार है, ऐसा ग्रीन का कथन है। ग्रीन स्वतंत्रता का वास्तविक प्रयोग तभी किया जा सकता है। क्या कहता है ग्रीन? स्वतंत्रता का वास्तविक प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वह अधिकार युक्त हो। स्वतंत्रता का प्रयोग वास्तविक रूप से तभी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जब वह अधिकार युक्त हो। क्योंकि अगर अधिकार युक्त स्वतंत्रता नहीं है तो वह उच्छृंखलता की स्वतंत्रता होगी। इसलिए अधिकार युक्त स्वतंत्रता का होना अति आवश्यक है। अधिकार रहित स्वतंत्रता, ग्रीन का एक कथन है कि अधिकार रहित स्वतंत्रता की कल्पना केवल मूर्खों के संसार में की जा सकती है, बुद्धिमानों के संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकार बिन स्वतंत्रता किसी काम की नहीं होती। धन्यवाद मित्रों। अगली कड़ी में ग्रीन के अगले भाग में हम ग्रीन के संप्रभुता और अधिकार संबंधी क्या सिद्धांत थे इसकी व्याख्या करेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आए, चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, जिससे आपके पास अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आ सकें और आपके लिए हित में उनका उपयोग
हो सके। धन्यवाद मित्रों।